हेलो बच्चों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो यह आज अपन पढ़ने वाले यार बेसिक मैथ्स का फर्स्ट पार्ट। अब बेसिक मैथ्स क्यों जरूरी है यार, आपको पहले ही बता दिया हूं कि यार अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन। रिलेशन कैसे होंगे बेटा, ये तो जोड़ होगा, ये इक्वेशंस फॉर्म में होंगे, है ना, ये तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे, तो डिविजन फॉर्म में होंगे। और अगर हमको बेसिक मैथ्स नहीं आएगी तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कतई नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अब करते हैं बेटा डेरिवेशन से जो फार्मूला आता है उससे बनते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी क्या होगा बेटा, जोड़ घटाना गुणा भागी होगा ना, तो बेसिक मैथ्स अपन को करना ही पड़ेगा। अब बेसिक मैथ्स अगर आपसे नहीं बनेगी ना बेटा, तो फिजिक्स में क्या होगा, आप प्रॉब्लम्स में क्या करोगे, फंस जाओगे। और प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो धीरे धीरे फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अपन को फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाए रखना है, इसके लिए अपन पढ़ने वाले बेटा बेसिक्स मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो यहाँ पे आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रूल ऑफ पावर। पावर के रूल देखेंगे भैया। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा रूट, किसके कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा, रूट के कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। आपने भी देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री का कमाल, पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी साइन है, कॉस है, टेन है, भरा पड़ा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री। और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा 10th पढ़ने वाले, सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन पढ़ने वाला एंगल। एंगल के बिना तो भैया कुछ होने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बेटा पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे आया, है ना, कहीं पे भी रोटेशन आया, वहां पे एंगल तो लगेगा ही लगेगा। तो एंगल के बारे में देखेंगे। तो लास्ट में क्या पढ़ेंगे बेटा, ज्योमेट्रिकल शेप। अब पूरी फिजिक्स में बेटा आप देखोगे कि हर डेरिवेशंस में, हर न्यूमेरिकल्स में क्या आने वाला है, डायग्राम। और डायग्राम कौन से आता है बेटा, कभी स्फीयर बोल देगा, कभी सिलेंड्रिकल बोल देगा, कभी क्यूबिकल बॉडी बोल देगा, है ना, कभी बेटा कभी डिक्स बोल देगा, है ना। सेंटर ऑफ मास में देखो पूरा ज्योमेट्रिकल है बेटा। 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी चार्ज में आओगे, सिलेंड्रिकल बॉडी ले लेगा, स्फेरिकल बॉडी ले लेगा। तो भैया अगर आपको ज्योमेट्रिकल में बेटा इनके एरिया, वॉल्यूम, ये अगर आपको पता नहीं है तो भैया फिजिक्स में होने वाली है भारी दिक्कत। इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए बेटा ये बेसिक मैथ्स का शानदार लेक्चर लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा रूल ऑफ पावर। तो पावर के रूल देखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है, सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि यदि नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो हो तो इसका मान हमेशा क्या होने वाला है बेटा, वन। नॉन जीरो नंबर मतलब जानते हो ना, जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 इनकी पावर अगर बेटा जीरो है तो आंसर क्या होगा बेटा, वन होगा। एग्जांपल देख लो भाई, अगर मैं x की पावर जीरो तो ये क्या होने वाला है बेटा, वन होने वाला है। e की पावर जीरो, ये क्या होने वाला है बेटा, वन होने वाला है। 2 की पावर जीरो, ये क्या होने वाला है बेटा, वन होने वाला है। 3 की पावर जीरो, ये क्या होने वाला है बेटा, वन होने वाला है। अगर 1/4 की पावर जीरो, ये क्या होगा बेटा, वन। 4 की पावर जीरो, वन। आंसर क्या आने वाला है बेटा, वन आने वाला है। पहला रूल चमका कि नहीं चमका, चमका तो भैया कमेंट बॉक्स में थंब लगा दो। दूसरा रूल क्या बोलता है बेटा कि यदि नॉन जीरो नंबर की पावर क्या बेटा, इनफिनाइट है, तो बेटा उसका आंसर क्या आने वाला है, इनफिनाइट ही आएगा। लेकिन इसके लिए बेटा एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बेटा, जो नॉन जीरो नंबर है वो एक से क्या होना चाहिए, ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए। एक को छोड़कर जितने भी नॉन जीरो नंबर है बेटा 2 3 4 5 इनकी पावर अगर इनफिनाइट है तो आंसर क्या आने वाला है बेटा, इनफिनाइट आने वाला है। एग्जांपल देख लो, 2 की पावर इनफिनाइट क्या आएगा बेटा, इनफिनाइट ही आएगा। 3 की पावर इनफिनाइट, इनफिनाइट ही आएगा। 4 की पावर इनफिनाइट, इनफिनाइट ही आया भाई, समझ में कि नहीं आया। लेकिन बेटा अगर एक से नंबर क्या है बेटा, छोटा है, जैसे 0.5 की पावर इनफिनाइट, क्या ये इनफिनाइट आएगा, नहीं आएगा भैया। ये आंसर क्या है बेटा, गलत है। अब 0.5 को क्या लिख सकते हो बेटा, 1/2 की पावर इनफिनाइट। अब 1 की पावर इनफिनाइट, 1 का मल्टीप्लाई बेटा इनफिनाइट बार करोगे तो आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। तो बेटा वन। लेकिन 2 की पावर इनफिनाइट, अभी बताया बेटा 2 की पावर इनफिनाइट क्या आने वाली है, सॉरी 2 की पावर इनफिनाइट क्या आने वाली है बेटा, इनफिनाइट ही आने वाली है। और याद रखना किसी भी नंबर में अगर बेटा इनफिनाइट का डिवाइड करोगे ना तो आंसर आता है बेटा जीरो। क्या आता है बेटा, आंसर जीरो। तो बेटा एक से कम नंबर, जीरो और एक के बीच जितने भी नंबर्स हैं अगर उनकी पावर इनफिनाइट होगी तो उसका आंसर कभी भी इनफिनाइट नहीं होगा। ये मैंने बेटा आपको यहाँ पे समझा दिया। एक चीज और याद रखना बेटा, किसी भी नंबर्स में अगर इनफिनाइट का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका उल्टा बेटा, किसी भी नंबर्स में जैसे वन ले लिया, वन में अगर जीरो का डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, इनफिनाइट। ये बेटा आपको याद रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है।
या इसका उल्टा अगर किसी भी नंबर में समझ लो एक नंबर लिया इनफाइनाइट का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है बेटा, 0 आने वाला है। तो ये दो रूल समझ में आए कि नहीं आए, चमका कि नहीं चमका, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया भाई तो कमेंट में लिख दो, कमेंट में थंब लगा दो यार। अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा थर्ड रूल पढ़ेंगे। तो पहला और सेकंड रूल समझ में आ गया ना भाई। पहला रूल सिंपल से यार, नॉन जीरो की पावर जीरो, सॉरी नॉन जीरो नंबर्स की पावर अगर जीरो तो आंसर 1। सेकंड रूल, नॉन जीरो नंबर्स की पावर बेटा इनफिनाइट, बस शर्त क्या है, नॉन जीरो एक से ज्यादा होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, इनफिनाइट। इसके बाद आते हैं बेटा थर्ड नंबर में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर, पावर की नेगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है कि अगर बेटा यहां पे एग्जांपल देखो, अगर कहीं पे x इक्वल टू n लिखा है, अगर इसको नीचे लाओगे, अगर इसको नीचे लाओगे तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर बेटा अगर ऐसे लिखा है माइनस एन, अगर इसको लेकर नीचे आओगे तो क्या आ जाएगी बेटा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। समझ में नहीं आया कि नहीं आया। इसका उल्टा सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को अगर बेटा डिवाइड में लिखोगे तो उसकी पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी। आया भाई समझ में। एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे 10 की पावर -10 है, अगर इसको लिखोगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर बेटा यही पॉजिटिव पावर होती, अगर इसको नीचे लाते तो क्या हो जाता, 10 की पावर -4 हो जाता। आया भाई समझ में कि नहीं आया। यही बताना चाहते बेटा नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर। इसका उल्टा भी होता है, अगर कहीं पे 1/10 की पावर 12 लिखा है, अगर इसको ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12 हो जाएगा। ये बेटा तो देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फंस जाओगे, है ना, सही आंसर नहीं ला पाओगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ पावर। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट में बेटा बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड कर दोगे। एग्जांपल देख लो बेटा, x की पावर m है और x की पावर m है, दोनों का क्या है बेटा, बेस सेम है कि नहीं है। अब बेस सेम है तो बेटा इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देख लो बेटा 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2, बेटा बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -6 और +2 कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा ये क्या हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर बेटा डिवीजन रूल है तो डिवीजन रूल, पावर का डिवीजन रूल क्या बोलता है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इनकी बेटा पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एग्जांपल देख लो बेटा, अगर x की पावर a है, x की पावर b है, दोनों के बेस क्या है बेटा, सेम है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस b हो जाएगा। एग्जांपल देख लो बेटा, 5 की पावर 4, 5 की पावर -2, तो बेटा बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस लगा के -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो समझ में आया, पावर रूल समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया भैया, तुम कमेंट में लिख दो यस, कमेंट में लिख दो यस। तो ये हो गया बेटा पावर रूल, बहुत ही आसान होते हैं। अब इसके आते हैं बेटा, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रूट। अब रूट में सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा पावर शिफ्टिंग रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, पावर शिफ्टिंग रूल। अब पावर शिफ्टिंग रूल क्या कहता है, देखो एग्जांपल में देखो बेटा, जैसे x की पावर कहीं पे n लिखा है इक्वल टू y लिखा है, अगर आप बेटा ये n की पावर कहां ले जाना चाहते हो, y पे रखना चाहते हो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1/n हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा बेटा, अगर कहीं पे x की पावर 1/n है इक्वल टू y है, अगर बेटा 1/n पावर को क्या करोगे, इस तरफ शिफ्ट करोगे, y के ऊपर शिफ्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। ये बिल्कुल बेटा दिमाग में सेट कर लो। क्या कर लो बेटा, सेट कर लो। अब स्क्वायर रूट में देखो, स्क्वायर रूट में क्या कहना चाहता है बेटा, स्क्वायर रूट तो आप जानते हो इसको कैसे लिखते हैं, या तो इसको ऐसे लिखोगे, या तो बेटा डायरेक्ट रूट लगा दो, या तो बेटा स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी की भी पावर 1/2। जैसे x अंडर रूट लिखा है ना, तो x की पावर 1/2, 2 अंडर रूट लिखा है तो 2 की पावर 1/2, 4 अंडर रूट लिखा है तो 4 की पावर 1/2। आया भाई समझ में कि नहीं आया। जैसे कहीं पे भी अंडर रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/2 लिखा है बेटा। कहीं पे अंडर रूट 6 लिखा है, इसका मतलब है बेटा 6 की पावर 1/2 लिखा है। स्क्वायर रूट समझ में आया कि नहीं आया बेटा। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूब रूट का मतलब होता है, जैसे x क्यूब रूट लिखा है तो x की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 1/3। कहीं पे बेटा 4 क्यूब रूट लिखा है तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। अब इसमें सवाल कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो एग्जांपल्स देख लो।
अगर कहीं पे लिखा है बेटा x की पावर 2 डिवाइड अंडर रूट x, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? x की पावर 2, अभी बताया बेटा x अंडर रूट x को क्या लिखोगे? x की पावर 1/2, दोनों का बेस सेम है बेटा, तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएगा। तो x की पावर 2 माइनस 1/2, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। x की पावर एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x 4 से 1 जाएगा बेटा 3/2। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया बेटा? इसका फाइनल आंसर हो गया। और कैसे सवाल बन सकते हैं बेटा? अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा? x की पावर क्या होती है? 1/2, अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा? इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2। बेटा दोनों बेस सेम है, तो 1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1, मतलब x की पावर 1 मतलब x। तो अब भैया बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। कहीं पे बेटा अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 लिखा हो तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। तो बेटा ये एक रूट, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सबसे पहले बेटा पावर शिफ्टिंग रूल होता है, ये दो चीजें याद रख लो। अगर बेटा x की पावर n है, n शिफ्ट करो तो 1/n हो जाएगा। अगर x की पावर 1/n है, अगर 1/n को इस तरफ लेकर आओगे तो y की पावर n हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? स्क्वायर रूट को का मतलब होता है बेटा, जैसे किसी अगर x रूट लगा है तो मतलब x की पावर 1/2, x क्यूब रूट लगा है तो मतलब x की पावर 1/3। अब बाकी बेटा ये आपको मल्टीप्लिकेशन बता दिया। अब इसके बाद अपन आते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। किसमें आता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा राइट ट्रायंगल। बच्चे राइट ट्रायंगल में ना बेस परपेंडिकुलर पहचानने में अक्सर गलती करते हैं। अभी बेटा अगर मैं बोलूं कि बेटा थीटा इधर है, तो कमेंट में बता पाओगे बेस किधर होगा? कमेंट में लिख दो यार बेस किधर होगा। याद रखना किसी भी राइट ट्रायंगल का जो बेस और परपेंडिकुलर, बेस कौन डिसाइड करता है बेटा? थीटा डिसाइड करता है। अगर आपको थीटा पता है तो उसका बेस बता पाओ, तो बेस कहां होता है बेटा? थीटा के नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? और ये क्या हो गया बेटा? आपका 90 डिग्री एंगल। अगर मैं इसी में थीटा एंगल कहां पे कर दूं बेटा? अगर मैं थीटा इधर लेता तो बेस ये हो जाता, परपेंडिकुलर ये हो जाता, हाइपोटेन्यूस ये हो जाता। तो बेटा राइट ट्रायंगल में सबसे पहले आप उसका थीटा देखो, थीटा के नीचे बेस, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूस, आपको पता चल जाएगा। अगर भैया थीटा नहीं देख रहे हो, कहीं पे भी बेस ले जाओगे तो ये फार्मूले आपसे भले ही बन रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम भले ही बन रही है, आंसर आपका हमेशा क्या आने वाला है बेटा? गलत आने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम तो बेटा 10th में ही पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेसिक फार्मूले होते हैं बेटा, बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। जब भी साइन थीटा निकालने की बात आए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा निकालने की आए तो समझ जाना, देखो साइन थीटा, अगर कहीं पे भी आपसे परपेंडिकुलर निकालने की बात करें, परपेंडिकुलर निकालने की बात करें तो बेटा साइन थीटा लगा देने का, बेस निकालने की बात करें, हाइपोटेन्यूस दिया हो तो बेटा कॉस लगा देने का। आया भाई समझ में? और कहीं पे भी बेटा स्लोप निकालने की बात करें, डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में स्लोप, तो क्या निकालने का बेटा? टेन थीटा निकालने का। समझ में आया कि नहीं आया? साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा? सेक होता है। और कॉट का उल्टा होता है, सॉरी टेन का उल्टा होता है बेटा कॉट। ये यहाँ पे बेटा मैंने क्या कर दिया? मेंशन कर दिया है। इतना चमका कि नहीं चमका? मजा आया कि नहीं आया? कुछ बेसिक्स फार्मूले है बेटा, ये फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। इसके बाद ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, अब ये भी पता होना चाहिए। अब इसको क्यों बोल रहा हूं बेटा? कई बार देखो इसका बेटा, अब ये फार्मूला पता है तो इसी से मॉडिफाई वाला आपसे पूछ लिया जाता है। अगर कहीं पे आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ लिया, लेकिन हमको तो फार्मूला साइन टू थीटा का पता है, हमको क्या चाहिए बेटा? साइन थीटा, मतलब इसको 2 को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 हटाना है तो क्या कर दो? इसके थीटा में 2 का डिवाइड कर दो। इसके थीटा में 2 का डिवाइड किया हो तो बेटा इसके थीटा में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसके थीटा में भी 2। फाइनल फार्मूला क्या बन गया बेटा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मजा आया कि नहीं आया बेटा? ये हमेशा फार्मूला फिजिक्स में लगता ही है। ऐसे यहाँ पे ही पूछ लिया जाता है बेटा, अगर आपसे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला पूछ ले तो बेटा इसके थीटा में 2 का डिवाइड कर दो, इसके थीटा में भी 2 का डिवाइड, तो 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल फार्मूला बन जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। मजा आया कि नहीं आया बेटा? ये 3 फार्मूले से ही वैल्यू चेंज कर नए फार्मूले आप ड्राइव कर ले जाओगे और फिजिक्स में बेटा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये है बेटा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फार्मूले। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा चार्ट।
क्या आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट। तो अब बेटा आपको ज्यादा सबकी वैल्यू पता नहीं होना चाहिए, साइन की वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस की होना चाहिए और टेन की होना चाहिए। और ये वैल्यू भैया आप रट्टा ही मार लो। रट्टा कैसे मारोगे, कुछ नहीं यार, नोट्स तो बनाते होगे फिजिक्स के नोट्स के फ्रंट पेज में ना ये बेटा टेबल बना लो। जब डेली देखोगे और जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको 30 की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है बेटा, 30 की वैल्यू पता है, तो 150 की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। 45 की पता है तो 135 की क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर 60 की पता है तो 120 की क्या रहने वाली है बेटा, सेम रहने वाली है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया, तो नोट में लिख दिया बेटा, अगर 30 की वैल्यू पता है तो 150 की आप बना ले जाओगे, 45 की पता है तो 135 की बना ले जाओगे, 60 की पता है बेटा तो 120 की बना ही ले जाओगे। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा रेंज ऑफ साइन। अरे रेंज गुटका नहीं भैया, रेंज मतलब कि भैया साइन की वैल्यू किसके किसके बीच में वेरी कर रही है, तो भैया किसके किसके बीच में करेगी, तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है +1 और छोटी होती है -1। मतलब साइन की वैल्यू वेरी करती है बेटा +1 टू -1 के बीच में। अब देख लो साइन 90 क्या होता है बेटा +1 और साइन 270 होता है बेटा -1। जितनी भी वैल्यू आने वाली है बेटा साइन की +1 या -1 के बीच में ही होगी। कॉस भी अभी ग्राफ जब पढ़ाऊंगा ना बेटा, साइन ग्राफ पढ़ाऊंगा, कॉस ग्राफ पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर्स में बेटा वेट करना, अगले लेक्चर में बेटा इक्वेशंस और ग्राफ भी पढ़ाने वाला हूं। कॉस का रेंज भी बेटा कहां से होता है बेटा, +1 टू -1 होता है। कहां पे कैसे होता है बेटा, साइन 0 सॉरी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। cos 180 की वैल्यू होती है बेटा -1। इसकी वैल्यू भी बेटा +1 और 1 माइनस के बीच में वेरी करती है। और tan की वैल्यू कहां से वैल्यू करती है बेटा, -∞ टू +∞। ये पता होना ही चाहिए। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा और भी बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इतना इनफ है। अभी जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे बेटा 12th की फिजिक्स में 11th की फिजिक्स में मेंशन करता जाऊंगा ये चीजें कहां से आ रही है। लेकिन अभी इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। नहीं फिर बोलोगे सर मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स कब नहीं पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, इसलिए बेटा सिर्फ इतना ही पढ़ो मैथ्स में। इसके बाद अपन आते हैं बेटा, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ज्योमेट्रिकल शेप। अब ज्योमेट्रिकल शेप बता दिया ना इंपॉर्टेंट क्यों है। कहीं पे भी जाओ बेटा, जैसे 11th में सेंटर ऑफ मास में हर ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास पूछ लेगा। ऐसे यहाँ पे बेटा जब अपन ये चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे ना, तो बेटा सिलेंड्रिकल बॉडी दे देगा, स्पेरिकल कंडक्टर दे देगा, है ना। तो ये सब बॉडी बेटा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। फ्लक्स देखेंगे तो क्यूबिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, स्पेरिकल बॉडी, हाफ स्पेयर, ये सब बार बार बॉडी देगा बेटा, पूछ लेगा उसके सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो भैया सबसे पहले बेटा अपन देखेंगे स्क्वायर, देखेंगे 2D बॉडी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, स्क्वायर देखेंगे। अब स्क्वायर का बेटा सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसकी चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। मैंने की साइड क्या मान लिया बेटा, ए मान लिया। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर। पैरामीटर का मतलब होता है बेटा चारों साइडों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बेटा 4 साइड है तो कितना हो जाएगा, पैरामीटर 4a हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा डायगोनल। अब कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकाल लो। तो पाइथागोरस लगाओगे बेटा तो a का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फाइनल हो जाएगा बेटा 2a का स्क्वायर। ए बेटा रूट के बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, a√2। ये क्या हो जाएगा बेटा, a√2 क्या हो जाएगा, डायगोनल। अब बेटा हाफ डायगोनल पूछ लिया जाता है। अब कैसे बेटा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखो पहले चैप्टर में बेटा 12th में आओगे तो यहाँ पे बोलेगा ये प्लस क्यू चार्ज है, इधर भी प्लस क्यू चार्ज है, इधर भी प्लस क्यू चार्ज है, इधर भी प्लस क्यू चार्ज है, एक सेंटर में नेगेटिव चार्ज है। अब बोलेगा बेटा नेगेटिव चार्ज पे नेट फोर्स बताओ। तो हमको ही पता है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है बेटा F=K(Q1Q2R) का स्क्वायर होता है। अब हमको बेटा दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो बेटा ये स्क्वायर के दो चार स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर से कॉर्नर की जो डिस्टेंस होती है मतलब हाफ डायगोनल। तो बेटा इसमें क्या कर दोगे, a√2 में 2 का डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा बेटा a√2। तो याद रखना बेटा स्क्वायर का जो हाफ होता है डायगोनल का वो क्या होता है, a√2 होता है। ये अभी पता होगा तो आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में दिक्कत कतई नहीं जाएगी। इसके बाद बेटा सेकेंड ज्योमेट्री आती है बेटा, ट्रायंगल आता है। क्या आता है बेटा, ट्रायंगल आता है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइट। पैरामीटर क्या होता है बेटा, तीनों साइड को क्या कर दो बेटा, सम कर दो। ये तो सबको आता है। इसके बाद बेटा राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ,
हाफ बेस इंटू हाइट क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। पैरामीटर में क्या करोगे बेटा, तीनों को ऐड कर दोगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल आता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है बेटा, तीनों साइड क्या होती है बेटा इसकी, सेम होती है। ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, पहली चीज। इसके बाद बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों एंगल कितने होते हैं बेटा, 60। ये याद रखना है बेटा, दिमाग में सेट करना है। अब बेटा आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला यही होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो एल दिया है, हाइट हमको पता नहीं है, तो हाइट कैसे निकाल लेंगे बेटा, हाइट अपन को निकालना है ना, एच निकालना है। तो बेटा ये कितना है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये पूरा एल है तो ये क्या हो जाएगा, एल बाई 2 हो जाएगा, ये भी एल बाई 2। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, ये क्या दिया है, एल दिया है। अब मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना। अभी बताया ना, परपेंडिकुलर निकालना हो, बेटा हाइपोटेन्यूस दिया हो और परपेंडिकुलर निकालने को बोलो तो आंख मूंद के क्या लगा दो बेटा, साइन। तो साइन 60 क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन 60 क्या होता है बेटा, √3/2 एच अपॉन एल। तो हाइपोटेन्यूस हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, √3/2 एल का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आ गई बेटा, आपकी हाइट आ गई। चमका कि नहीं चमका। अगर बेटा इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एरिया। तो हाफ बेस कितना दिया बेटा, एल। हाइट कितनी निकाल लिया बेटा, √3/2 इंटू एल। तो एल एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 एल का स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, एरिया हो गया। किसका एरिया हो गया बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। समझ में आया कि नहीं आया। अब बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज और पूछ लिया जाता है कि सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस पूछ लिया जाता है, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस पूछ लिया जाता है। तो बेटा सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो बेटा सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, अपन लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। मेरे को पता है ये भी कितना है बेटा, 60 है, सॉरी। सबसे पहले बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। हाँ, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस, तो बेटा ये 60 था तो कितना हो जाएगा, ये भी 30, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 30। हमको हाइट अभी तो पता थी, सॉरी ये है बेटा सेंटर। और ये कितना हो जाएगा बेटा, l/2, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, l/2। अब बेटा मेरे को बेस पता है, तो क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो बेटा cos थीटा लगा दो, तो cos 30 क्या हो जाएगा बेटा, बेस हाइपोटेन्यूस मेरे को समझ लो x है, तो x अपन को निकालना है। cos 30 क्या होता है बेटा, √3/2 होता है। ये क्या हो जाएगा, l 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, √3/l, √3/x। तो बेटा सेंटर से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, √3/l। तो बेटा आपको याद रखना है बेटा, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इधर से इधर की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, इधर से इधर की, इधर की इधर की, इधर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √3/l। ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, √3/l। ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, √3/l। चमका कि नहीं चमका, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से जो कॉर्नर की डिस्टेंस होती है बेटा, वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है √3/l ही होती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब क्यों बोल रहा हूं बेटा, तो बेटा जब चार्ज वाले क्वेश्चंस करेंगे, है ना, तो यहाँ पे बोलेगा एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज इधर रखा है। अब बोलेगा बेटा यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। अब बोलेगा इस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, तो भैया कब बता पाओगे, जब इनके बीच की डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, जब भी बेटा कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद अपन को पढ़ने वाले हैं बेटा क्यूब। तो क्यूब बेटा, क्यूब का सबसे पहले क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे। तो क्यूब की बेटा कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं। एक फेस का एरिया होता है बेटा a का स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 6a का स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है बेटा, a की पावर क्यूब। चमका कि नहीं चमका। क्यूब का डायगोनल भी पूछ लिया जाता है बेटा, क्यूब का क्या पूछ लिया जाता है बेटा, डायगोनल पूछ लिया जाता है। तो बेटा इसका डायगोनल a√3 होता है। क्या होता है बेटा, याद रख लो, क्यूब का डायगोनल क्या होता है बेटा, a√3। मतलब ये इसकी बात कर रहा हूं बेटा, ये है डायगोनल, तो ये कितना होता है बेटा,
a√3 आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। इसके बाद बेटा सिलेंडर, अब सिलेंडर के बेटा 3 एरिया होते हैं। एक एरिया ये होता है, ये कितना होता है बेटा पाई आर का स्क्वायर। दूसरा एरिया ये होता है बेटा, ये कितना होता है, ये भी पाई आर का स्क्वायर। तीसरा बेटा कौन सा होता है बेटा, सरफेस एरिया होता है बेटा, ये 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच। तो सिलेंडर के कितने एरिया है बेटा, 3 एरिया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे तो 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। ये टोटल एरिया हो गया। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आया भाई समझ में कि नहीं आया। जो बेसिक चीज है बेटा याद रखना पड़ेगा। स्फेयर का एरिया होता है बेटा 4 पाई आर का स्क्वायर और वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर का क्यूब। ये आपको दिमाग में सेट रखना है बेटा। तो इतनी ज्योमेट्री है बेटा, अगर आपको इतनी ज्योमेट्री के एरिया पता है, वॉल्यूम पता है, डायगोनल्स पता है, तो आपको बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कतई दिक्कत नहीं जाने वाली यार। और देखो देखो दिक्कत तो अलग बात है यार, और कभी भी फिजिक्स आपको अगर पढ़ना है ना तो ईमानदारी से पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आपको होमवर्क दे रहा है या वर्क दे रहा है बेटा तो आपको करना नहीं है। देखो कोई भी टीचर आपको अगर बेसिक मैथ्स पढ़ने को दे रहा है, सोलो बेस्ट टीचर है यार। मैं तो बेटा गांव घर का टीचर हूँ, है ना। अभी कोचिंग में जाता हूँ तो कई बच्चों को बेसिक्स मैथ्स नहीं पता होता, तो सीधे सीधे बोलते हैं कि सर ये तो हमारे 11th या 12th फिजिक्स में बेसिक मैथ्स तो है ही नहीं। अब भैया उनको कौन बताने वाला हो कि बिना बेसिक मैथ्स के फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाओगे। अब भैया उनके स्कूल के टीचर तो बताते हैं नहीं। हाँ जो बेस्ट टीचर है ना बेटा, सबसे पहले फिजिक्स अगर पढ़ाएगा तो बेसिक मैथ्स ही कराकर पढ़ाएगा। अगर वो बेसिक मैथ्स नहीं करा रहा है, मतलब बच्चे को नहीं बता रहा है, तो समझ लो बच्चे के साथ क्या कर रहा है बेटा, खेल रहा है। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया बेटा ज्योमेट्रिकल। अब इसके बाद अपन बेटा ये दो शेप और बचे, सर्कल हो गया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, 2 पाई आर होता है। आया भाई समझ में कि नहीं आया। इसके बाद ट्रेपोजियल बचा है बेटा, तो ट्रेपोजियल का एरिया होता है बेटा 1/2 ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, और जो इन दोनों के बीच की हाइट होती है बेटा उसका मल्टीप्लाई होता है। ये क्या हो गया बेटा, इसका एरिया। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। लास्ट में बेटा थोड़ा एक चीज और देख लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं पे बेटा मेगा दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा, मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है 10⁶। किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3। अब ये क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। डेसी कहीं पे भी दिख जाए क्या लगा देना 10⁻⁻1। सेंटी दिख जाए बेटा 10⁻²। मिली दिख जाए बेटा 10⁻3। माइक्रो दिख जाए बेटा 10⁻6। अभी इनके साइन भी बता दे रहा हूं बेटा, इनके साइन भी बता दे रहा हूं। मेगा क्या हमेशा दिखेगा कैपिटल एम में, किलो दिख जाएगा बेटा कैपिटल के में, डेसी दिख जाएगा बेटा, डेसी आपको डायरेक्ट बोलेगा। सेंटी क्या दिख जाएगा बेटा सी में, मिली दिखेगा बेटा स्मॉल एम में, माइक्रो दिखेगा बेटा म्यू में, नैनो दिखेगा बेटा स्मॉल एन में, पीको दिखेगा बेटा पी में, और फर्मी डायरेक्ट आपको लिखा मिलेगा बेटा। तो याद रखना मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पीको का मतलब 10⁻12 और फर्मी मतलब 10⁻15। अब इसका यूज कैसे होगा बेटा फिजिक्स में, तो जैसे बेटा चार्ज की वैल्यू कहीं पे दिया है 2 माइक्रो कुलाम, तो माइक्रो मतलब अभी क्या बताया बेटा 10⁻6 कुलाम। कहीं पे चार्ज की वैल्यू दिया है बेटा 2 पीको कुलाम। बेटा ये देता ही है न्यूमेरिकल्स में, यूनिट कन्वर्जन नहीं बनेगा ना बेटा, पूरे सवाल एसआई यूनिट में करते हैं, और एसआई में अगर नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स आपका गलत ही रहेगा। पीको का मतलब क्या बताया बेटा 10⁻12 कुलाम। करंट दिया रहेगा बेटा 2 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का मतलब 2⁻6 एम्पियर। कहीं पे भी देखोगे मिली एम्पियर दिया है 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो बेटा पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी ये टर्म्स यूज हो जाए, मेगा मतलब 10⁻6, किलो मतलब 10⁻+3, डेसी मतलब 10⁻−1, सेंटी मतलब 10⁻², मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9, पी को 10⁻12, फर्मी 10⁻15। दिमाग में भैया ये सेट कर लो। तो भैया बेसिक मैथ्स का आज बेटा जितना भी पढ़ाया हूँ ये सब 9th की कुछ चीजें पढ़ाया हूँ, 10th की कुछ चीजें पढ़ाया हूँ, और ये बेटा ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
अब जो बेटा बेसिक मैथ्स में जो अगला लेक्चर होगा मेरा, वो किस में होगा बेटा? इक्वेशंस में होगा, ग्राफ में होगा, इंटीग्रेशन में होगा, डिफरेंशिएशन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा 11th ब्रिज कोर्स 11th की कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट 12th में काम आने वाली है। फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा बेटा 12th की फिजिक्स। तो अगर मेरा वीडियो आपको बड़ा बिंदास लगा, मजा आया, तो अपने दोस्तों को भी बताइए। मैं हूं दिग्विजय अभियान। तो अपनी पाठशाला फिजिक्स विद दिग्विजय सर को बेटा फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।